आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन 135 और 225। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूँकि 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। तो इसे लिखने के बाद हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी कि हम लोग 135 से 225 में भाग देंगे। तो ये भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 135, फिर घटा देते हैं तो ये होगा 0, फिर 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक ना। और इसमें संबंध होता है, देखिए ये भाज्य कहलाता है, इसे भाजक कहते हैं, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो इसमें संबंध पहले से आपको पता होगा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग इसी को ऐसे ही लिखेंगे 225, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक 135 गुणा भागफल कितना है 1 है, प्लस शेषफल कितना है 90। तो बस यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी तरीके से ये जो 135 ये जो भाजक है और शेषफल है, इन दोनों संख्याओं पर फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, तो उसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो यानी कि ये दोनों नई संख्या हो गई 135 और 90, और इसे हम लोग आगे ऐसे ही हल करते रहेंगे जब तक कि ये शेषफल शून्य न हो जाए, ठीक ना। तो चूँकि ये दो नई संख्या हो गई, तो इसमें भी हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी कि 135 में। तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार 180 हो जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, फिर घटा देंगे तो बचेगा 5, 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे भाज्य 135 बराबर भाजक 90 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 45 हो गया, ठीक ना। तो इसमें भाजक क्या है 90 है और यहाँ पे 45 है शेषफल। तो इन दोनों पर फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यहाँ पे हमें शून्य लाना है बस। तो हम लोग लिखेंगे 90 45 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो इसमें छोटी संख्या 45 है, तो हम लोग 45 से 90 में भाग देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये बच गया 0। तो इसमें भी हम लोग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो इसमें देख सकते हैं कि भाजक 45 है और शेषफल 0 है, यानी कि ये जो 45 है यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो हम लोग लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, यही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूँकि 38,220 जो है बड़ा है 196 से, ठीक ना। तो अब हम लोग 196 से इसमें हम लोग भाग दे देते हैं। तो 196 से जब हम लोग 38,220 में भाग देंगे तो ये 3 अंक है और यहाँ पर भी 3 अंक है, ठीक ना। तो ये एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, ठीक। और फिर 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ से 1 हासिल देगा, तो 17 में से 9 जा 9 8 17, फिर 2 में से 1 जा 1, इतना बच गया, ठीक ना। तो अब कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 200 के करीब है, और ये देखिए ये लगभग 1800 के करीब है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 बार जाएगा, तो 9 बार देख लेते हैं। तो 9 छक्का 54 के 4, और ये बचा 5 शेषफल, फिर 9 81, 81 5, 86 के 6 हासिल 8, फिर 9 कम 9, 9 8 17, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ये 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा,
फिर यहाँ से हासिल यानी 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, बचेगा 0। तो इसे हम लोग 200 के करीब मान लेते हैं, इसे 1000, ठीक ना। तो लगभग 5 बार जाएगा, तो हम लोग 5 से यहाँ 5 लिख लेते हैं। तो 5 छक्का 30, ठीक ना, 5 छक्का 30 और हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48 और हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। तो यहाँ पे ये 0 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके बाद से अब देखिए फिर ये अंदर वाला भाज्य हो जाएगा 38,220 भाज्य बराबर भाजक कितना है 196 गुणा भागफल कितना है 195, फिर प्लस शेषफल 0। तो आप देख सकते हैं ये भाजक है और ये शेषफल है, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी कि जो ये भाजक है यही हमारा HCF है। तो हम लोग लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF बराबर 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि 867 जो है बड़ा है 255 से, ठीक ना। तो अब हम लोग 255 से 867 में भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 255 867, ये 3 बार लगभग जाएगा क्योंकि ये 250 के बराबर है, ठीक ना। तो ये 3, फिर 3 5 15, 3 5 15 1 16, फिर 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर बचेगा 1। तो इसे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के बाद हम लोग यहाँ से ये वाला लिखेंगे 867 बराबर भाजक 255 गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल 102, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये है भाजक 255, ये शेषफल 102। तो हम लोग यहाँ से फिर से लिखेंगे कि संख्याओं 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं केवल समझा दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए 102 छोटा है तो हम लोग 102 से 255 में भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2, घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। तो ये भाजक 102 हो गया और ये शेषफल 51 हो गया। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि संख्याओं 102 और 51 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर, ठीक। तो वो लिखने के बाद हम लोग 51 से 102 में भाग देते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, ये देखिए 0 आ गया, ठीक ना। तो फिर हम लोग 102 को लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो भाजक 51 शेषफल 0 हो गया। तो ये जो 51 आया यही HCF है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो मैं यहाँ पे ये सब भाग दे रहा हूँ ये सब रफ वाला कार्य है, मैं यहाँ पे सामने इसलिए भाग दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो आप लोग ये सब रफ पे करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 867 और 225 का HCF बराबर 51, ये है इसका आंसर। तो आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इससे तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग मानेंगे कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से,
तो बहुत लोगों को ये b बराबर 6 मैंने क्यों माना और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या है, तो मैं आपको चलिए मैं समझा देता हूँ। और मैं कोई भी चीज़ रटाऊँगा नहीं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊँगा बस, ठीक ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन रटना ना पड़े, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं, ठीक ना। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो इन्होंने हमें ये बताया था कि यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है और यदि a का मान b से बड़ा है, तो हम लोग इन दोनों संख्याओं में एक संबंध लिख सकते हैं। वो संबंध होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो a और b तो ऊपर दिया गया है, लेकिन अब ये क्यू आर क्या है तो चलिए मैं बता देता हूँ। एक चीज़ और, इसमें r का मान जो होता है, r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। इसमें b जो है भाजक है। कैसे भाजक है चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें हम लोग छोटी संख्या यानी कि यूक्लिड जी ने बस हमें इतना ही बताया था, ठीक ना। और ये कुछ अलग से नहीं है, बल्कि जो हम लोग भाग देते हैं बल्कि वही है जो इसमें ये छोटी संख्या b है, हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या a में भाग देते हैं, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे भागफल q आएगा और इसे हल करने पर शेषफल r आएगा, ठीक। तो आपको पता ही है कि जो अंदर वाला होता है ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो इनमें संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग लिखेंगे भाज्य a बराबर भाजक b गुणा भागफल q प्लस r। तो देखिए ये वही वाला संबंध यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं ये शर्त कहाँ से आया, तो शेषफल r है और शेषफल आपको पता ही होगा कि शेषफल या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, ठीक। या तो जो ये भाजक है इस भाजक से छोटा होता है हमेशा, यानी हमेशा कोई भी दो संख्या में अगर आप भाग देंगे तो जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो भाजक से छोटा होगा। बस यही शर्त बन सकता है जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर इसे प्रमेयिका भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन यदि आप इन दोनों में डिफरेंट देखना चाहते हैं डिफरेंस, तो पार्ट 1 वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूक्लिड जी ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, उन्होंने इतना बताया था, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6Q है कि नहीं। तो यानी कि अगर हम लोग इससे तुलना करें तो यहाँ पे b बराबर देखिए ये 6 मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने b बराबर 6 माना। अगर यहाँ 6 की जगह 4 होता सभी में तो हम लोग b बराबर 4 मानते हैं, ठीक ना। फिर देखिए उसके बाद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर 6Q प्लस r इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो 6 होगा ये भाजक होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। इतना क्यों हो सकता है, क्योंकि ये r शेषफल है और ये भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक ना। ये भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, शेषफल या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। तो ये केस हो सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इनका मान बारी बारी से इसमें रख लेते हैं। तो पहली अवस्था हो सकती है a बराबर 6Q प्लस 0, r की जगह 0, तो 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। या तो दूसरी अवस्था हो सकती है a बराबर 6Q प्लस 1 r की जगह, ठीक ना। या तो a बराबर 6Q प्लस 2 या a बराबर 6Q प्लस 3 या a बराबर 6Q प्लस 4 या फिर ये लास्ट केस है a बराबर 6Q प्लस 5, ठीक ना। तो अब हमें इतना केस मिल गया और हमें क्या सिद्ध करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 6 प्रकार के हमारे पास केस मिल चुके हैं और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये दर्शाना है कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने के रूप का होता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इनमें से विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये a बराबर 6q है और इसमें q क्या दे रखा है, q कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं या फिर 3, यानी कोई भी पूर्णांक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो यदि हम लोग q का मान 1 रखें तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो a बराबर 6 आ जाएगा, ठीक ना। और q का मान यदि हम लोग 2 रखें तो 6 दूना 12, a बराबर 12 आ जाएगा। यानी कि q की जगह कोई भी यदि हम लोग पूर्णांक रखते हैं तो a बराबर हमेशा एक सम संख्या आती है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया कि 6q जो है एक सम संख्या है, ठीक ना। 6q एक सम संख्या है। अब बात करते हैं इसमें a बराबर 6q + 1। तो a बराबर इसमें देखिए 6q सम संख्या है और यहाँ पे +1 विषम संख्या है। तो जब किसी सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो एक विषम संख्या ही आती है। जैसे सम संख्या 2 में अगर हम लोग एक विषम संख्या जोड़ें तो 2 + 1 3, वो विषम संख्या ही आएगी उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 6q एक सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो वो भी एक सम संख्या आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये भी विषम संख्या आ जाएगा क्योंकि +3 विषम संख्या जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे सम संख्या जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे ये सम हो जाएगा और ये हो जाएगा विषम। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम संख्या आ चुका है, ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये हो गया इसका सलूशन। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो अधिकतम का मतलब महत्तम होता है। तो हम लोग इस अधिकतम शब्द से ये पता कर लेंगे कि अधिकतम का मतलब महत्तम होता है। इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक ना, यानी कि HCF निकालना है। तो हम लोग यदि 616 और 32 का HCF निकाल लें तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। उसके बाद से हम लोग दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि मैं क्वेश्चन रटवाऊंगा नहीं बल्कि मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल सरल भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे बस इतना ही कहा जा रहा है कि यदि इधर 32 लोगों का समूह हो, ठीक ना, और इधर 616 लोगों का समूह हो, तो यदि मान लीजिए इधर ये 32 वाला समूह यदि इधर 4 स्तंभ में चलता है, यानी कि यदि 4 लाइन में चलता है तो इधर 616 लोग भी 4 लाइन ही बनाएंगे और ये 4 लाइन इन 4 लाइन के पीछे ही चलेगी। बस हमें इतना ही मतलब क्वेश्चन में कहा है और ये पूछा है कि इन चारों लाइन, यानी कि यहाँ पे 4 लाइन है, लेकिन इन लाइनों की यानी स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है, ठीक ना। तो अधिकतम से हम लोग ये तुलना करेंगे कि महत्तम है और उसके बाद से हम लोग इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकाल लेंगे, यानी कि HCF निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे HCF किसी दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसमें हालांकि बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 616 बढ़ाए 32 से, ठीक ना, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इतना लिखने के बाद जो छोटी संख्या होती है उससे हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम लोग 32 से 616 में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 61 है और 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। तो ये एक ही बार जाएगा, तो ये हो गया 32, ठीक ना।
फिर ये 1 है तो ये शेषफल यहाँ से 1 हासिल लगा तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ ये हो गया 6। ठीक, अब ये यहाँ पे कैसे पता करें, तो इसे हम लोग 30 मान लेते हैं, ठीक ना। और जब 30 का 9 में गुणा करेंगे तो 270 आएगा, यानी कि 9 बार ये जाएगा। तो 9 दूना 18 हासिल 1, 9 3 27, 1 28। अब हम लोग घटा देंगे तो 1 यहाँ से हासिल लेगा तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, बस 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वही संबंध, 616 भाज्य 616 बराबर भाजक 32 गुणा भागफल 19 प्लस शेषफल 8। ठीक ना। इसके बाद से ये जो भाजक होता है और ये जो शेषफल होता है, इनमें हम लोग फिर से लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग लिखेंगे 32 और 8 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो जब 32 और 8 को लेकर प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो फिर छोटी संख्या 8 हो गई और बड़ी संख्या 32 हो गई। तो हम लोग 8 से 32 में भाग देंगे तो 8 चौक 32, ये 0 आ गया। तो इसमें भी संबंध लिखेंगे तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0 हो गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए भाजक 8 है और शेषफल 0 है, तो हमें बस शेषफल 0 लाना रहता है। फिर जो भाजक होता है वही HCF हो जाता है इन दोनों संख्याओं का। तो हम लोग लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। 4 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब यहाँ पे मैंने b बराबर 3 क्यों माना, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक ना, इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे इसकी तुलना करें तो देखिए b की जगह 3 है और यहाँ पे भी b की जगह क्या है 3 है, इसीलिए हम लोग b बराबर 3 हम लोग लिए। अगर यहीं पे 4m होता और 4m प्लस m होता है तो हम लोग b बराबर 4 रखते हैं। ठीक ना। अगर 5 होता तो b बराबर 5 रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग b बराबर इसमें 3 रख देते हैं। तो 3 रखने के बाद ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। ठीक ना। और जो इसमें r का मान होता है, ये r का मान या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। ठीक, या फिर जो भाजक होता है उससे छोटा होता है, यानी b से छोटा होता है। ठीक, तो इसमें देखिए b की जगह, इसमें b की जगह क्या है 3 है, तो इसमें r का मान क्या होगा, r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या तो भाजक 3 से छोटा होगा। ठीक ना। यानी कि r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो अब हम लोग बारी बारी से इनका मान इस समीकरण में रखेंगे। तो पहला केस हो सकता है केस फर्स्ट कि r बराबर 0 हम लोग रखें। तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितने के रूप का होता है। तो हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था, अब इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो q है, यहाँ पे जो q और r होता है, ये q और r पूर्ण संख्याएं होती हैं, q और r पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे q का मान कोई भी पूर्ण संख्या रखते हैं
तो रखने के बाद यदि हम लोग 3q² को हल करेंगे तो वो कोई ना कोई एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे यदि हम लोग q का मान एक रखते हैं तो इसे हल करने पर 3 आएगा। 3q² को ये कोष्ठक के अंदर हल करने पर 3 आएगा, और 3 है क्या, पूर्णांक है। यदि q बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तियाँ 12, 12 भी एक पूर्णांक है। ठीक ना, तो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, माना 3q² बराबर m। मैंने m क्यों माना, क्योंकि ये कोई ना कोई एक पूर्णांक आ रहा है और इसमें दिया है कि m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक ना, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m कोई पूर्णांक हमने मान लिया, तो अब हम लोग 3k² बराबर m माना तो यहाँ पे रख देंगे, तो यानी कि a² बराबर हो जाएगा 3m हो गया। ठीक ना, अब दूसरा केस बन सकता है केस सेकेंड, यानी कि r बराबर हम लोग 1 रखें, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + 1 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a², यानी कि 9q², फिर +2ab, तो 2 तियाँ 6 और गुणा 1, यानी कि ये हो जाएगा 6q, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3q² + 2q बचेगा, फिर +1। ठीक ना, अब जो कोष्ठक के अंदर इतना है 3q² + 2q, इसको भी हम लोग m मानेंगे। माना 3q² + 2q बराबर m, तो फिर हो जाएगा a² बराबर 3m + 1। तो चलिए तीसरा केस देख लेते हैं। तो केस 3 में हो सकता है a बराबर 3q + 2, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q², फिर +2ab, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6q, और 6q का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12q। ठीक ना, फिर +2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, a² बराबर 9q² लिख सकते हैं, फिर +12q, +4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1। अब इनमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में बचेगा 3q², फिर +4q + 1, फिर ये हो जाएगा +1। अभी यहाँ पे देखिए ये कोष्ठक के अंदर जो है इसे हम लोग m मान लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, माना 3q² + 4q + 1 बराबर m। ठीक ना, तो यहाँ पे भी q का मान यदि हम लोग कोई पूर्ण संख्या रखते हैं तो ये पूर्णांक ही आता है, इसीलिए हमने m पूर्णांक इसे मान लिया। तो फिर ये हो जाएगा a² बराबर 3m + 1। तो हमें जो सिद्ध करना था, जो हमें दर्शाना था, देखिए वही आ रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है, तो ये 3m + 1 आ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3m + 1 ही आया है, और यहाँ पे 3m आया है। ठीक ना, और हमें यही सिद्ध करना था कि 3m के रूप का होता है या फिर 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग अंत में लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन मतलब सरल भाषा में समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। तो कुछ लोग कहेंगे कि आपने b बराबर 3 क्यों माना, तो यहाँ पे हम लोगों को b बराबर 9 मानना चाहिए था, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में माना, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैंने b बराबर 3 इसलिए लिया क्योंकि यदि हम लोग b बराबर 9 लेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। और 9 लेंगे तो अभी इसका क्यूब भी तो करना है, तो वो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने b बराबर 3 लिया है। तो जब b बराबर हम लोग 3 लेंगे तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए मैंने b बराबर 3 लिया है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें r का मान 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है या भाजक b से छोटा होता है, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस आर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें r का मान क्या क्या हो जाएगा, तो r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर या फिर भाजक b से छोटा, तो b बराबर 3 है तो ये 3 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। हम लोग एक बार r बराबर 0 रखेंगे, फिर दूसरे केस में r बराबर 1 रखेंगे, ऐसे ही तीसरे केस में r बराबर 2 रख के हल कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट बन सकता है a बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस r का मान 0। तो r का मान जब प्लस 0 जोड़ेंगे तो किसी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये 3q रह जाएगा। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने के रूप का होता है, ठीक। तो हमने a को एक धनात्मक पूर्णांक माना है, अब इसका क्यूब हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, फिर ये क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 27 क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9, फिर कोष्ठक में 3 क्यू का क्यूब, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो फिर 27 आ जाएगा, ठीक ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें जो Q और R होता है, Q और R पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक ना। तो इसमें भी Q जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा। तो यदि हम लोग Q का कोई भी मान रखें, Q का कोई भी यदि पूर्ण संख्या रखते हैं तो हल करने पर 3Q क्यूब को हल करने पर ये एक पूर्णांक आता है, ठीक ना। तो हम लोग 3Q क्यूब को हम लोग m मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना 3Q क्यूब बराबर m, उसके बाद से ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, ठीक। ये तो केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकेंड क्या हो सकता है, तो केस सेकेंड में हम लोग लिखेंगे a बराबर 3Q प्लस 1, इस बार r बराबर 1 रखेंगे, तो इसका क्यूब एक बार हमें फिर करना है, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3Q प्लस 1 का क्यूब, ठीक ना। तो आपको ये फार्मूला पहले से ही पता होगा, x प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग x की जगह 3 क्यूब रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3Q का क्यूब प्लस y की जगह 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 3Q का स्क्वायर फिर इंटू y 1 प्लस 3x वाई स्क्वायर, x की जगह क्या है 3Q है, फिर y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3Q का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27Q का क्यूब प्लस 1,
फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q² और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27q²। फिर प्लस ये देखिए 3 3 9q हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम लोग 1 को लास्ट में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। ठीक, अब इन तीनों में से आपको 9 कॉमन दिख रहा होगा तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 9 3 27 होता है तो 9 3q³ प्लस यहाँ पे 3q² प्लस q प्लस 1। तो इसमें भी q एक पूर्ण संख्या है और q का कोई भी मान रख के अगर हम लोग हल करते हैं तो ये कोष्टक के अंदर एक पूर्णांक ही आता है। ठीक ना, तो हम लोग मानेंगे, माना 3q³ प्लस 3q² प्लस q इज इक्वल m। उसके बाद से ये हो जाएगा 9m प्लस 1, a³ बराबर 9m प्लस 1। अब केस थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो केस थर्ड हो सकता है हमारा, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ठीक, इतना हो सकता है। तो इसका भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ बराबर, तो इधर करेंगे तो 3q का क्यूब, ठीक, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x² y, यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू वाई का मान 2, फिर प्लस 3x, x का मान 3q और y² यानी कि 2 का स्क्वायर। इसे हम लोग हल कर लेते हैं तो 3q का क्यूब करेंगे तो 27q का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 6 गुणा 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q², 3 3 का 9, फिर गुणा 2 का स्क्वायर 4q। ठीक, अब इसको हम लोग क्रम में 8 को लास्ट में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27q³ प्लस, तो इसे 6 9 54q² प्लस 9 चौक 36q प्लस 8 हो जाएगा। ठीक ना, अब इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ तक 9 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो इसमें भी हम लोग इसके बराबर m मान लेंगे तो लिखेंगे माना 4q इज इक्वल m। ठीक ना, तो ये हो जाएगा a³ बराबर 9m प्लस 8। ठीक ना, तो अगर तीनों केस में अगर देखें तो देखिए यहाँ पे 9m आ रहा है और यहाँ पे 9m प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे 9m प्लस 8 आ जा रहा है, यानी कि हमें यही सिद्ध करना था कि 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो हम लोग इसे हल करने के बाद लास्ट में इतना ज़रूर लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन